नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे न्यू इनवॉइस सिस्टम अंडर जीएसटी। आज के सेशन में हम आपके साथ इस बड़े सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं और जो अब 1 अप्रैल से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम आपको इनवॉइस कहते किसे हैं, इनवॉइस को बनाना कहाँ से है और जो भी मिसलेनियस पॉइंट कवर हो सकते हैं, आज हम आपके साथ ये सारे पॉइंट कवर करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ई इनवॉइस से रिलेटेड सारे ऑप्शन कवर हो जाएं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ई इनवॉइस का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनवॉइस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि अभी आप जानते हैं, अगर मैं 1 अप्रैल 2021 को कोई बिल बनाता हूं और उस बिल की कीमत 10 लाख रुपए है, जिसके ऊपर टैक्स बनता है 1,80,000 रुपए और टोटल बिल का अमाउंट हो जाता है 11,80,000 रुपए। तो मैंने ये बिल तो बना दिया, मैंने इस बिल को क्लाइंट को भी इशू कर दिया, लेकिन जब माल क्लाइंट के पास पहुंच जाता है तो लोग क्या करते हैं, अपने बिल को मॉडिफाई कर लेते हैं। मान लो मेरा ये बिल क्लाइंट के पास पहुंच गया और क्लाइंट के पास जाने के बाद अब मैंने इस बिल के अमाउंट को 1 लाख रुपए सेल दिखा दी, इसका टैक्स 18,000 रुपए दिखा दिया और टोटल बिल का अमाउंट मेरा 1,18,000 रुपए हो गया। तो सरकार ने देखा कि लोग इस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। वो बिल तो पहले बनाते हैं ज्यादा अमाउंट का, लेकिन बाद में उसे कम कर देते हैं और सरकार को टैक्स कलेक्शन बहुत कम होती है। इसलिए सरकार ने कहा कि अब हम आपके लिए एक पोर्टल लेकर आएंगे जिसे हम ई इनवॉइस का नाम देंगे। इस केस में अब जो भी आप बिल बनाओगे वो सारा बिल आपको ई इनवॉइस की साइट पर जाकर बनाना पड़ेगा और अगर बिल आप मॉडिफाई भी करोगे तब भी सरकार को पता रहेगा कि आपने इस बिल को कब और कैसे मॉडिफाई किया। तो इस काम को रोकने के लिए सरकार हमारे साथ लेके आई है इनवॉइस सिस्टम को। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इनवॉइस क्यों लाया गया। अब इसके अंदर हमें सेक्शन कौन सा पढ़ना है, रूल्स कौन से पढ़ने और इसकी कितनी नोटिफिकेशन आई है, ये आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करनी। देखिए, ई इनवॉइस के अंदर कोई सेक्शन नहीं है, हाँ, लेकिन आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आपको 3 रूल मिलेंगे। पहला रूल है 48/4, रूल 48/5 और रूल 48/6। और अब इसमें नोटिफिकेशन आपको 4 पढ़नी। पहली नोटिफिकेशन है 08/2020-21 जो 8 मार्च 2021 को आया है। फिर नोटिफिकेशन नंबर है 61/2020 जो 30 जुलाई 2020 को आया है। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर है 88/2020 जो 10 नवंबर 2020 को आया है और इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 जो 21 मार्च 2020 को आया गया। अगर हम रूल के बारे में आपको डिस्क्राइब करें तो रूल में पहला रूल है रूल 48 सब रूल 1, जो हमें बताता है कि अगर आप किसी को गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं तो उस केस में आपको 3 कॉपी निकालने की आवश्यकता है। तो लिखा है द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन द डुप्लीकेट इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली कह रहा है कि अगर आप किसी को गुड्स की सेल करते हो तो उस केस में आपको 3 कॉपी देनी चाहिए। पहली होगी ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, दूसरी होगी डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर और डुप्लीकेट आप अपने पास रखोगे ताकि कल अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उस कॉपी का यूज करके अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। लेकिन अगर आप गुड्स नहीं बेचते हैं और सर्विस की सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको 2 ही कॉपी इश्यू करनी। पहली होगी ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट और दूसरी होगी डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। तो इस केस में आपको 2 ही इनवॉइस इश्यू करनी। इसके बाद रूल 48 सब रूल 3 में सरकार ने कहा है कि जो भी आप इनवॉइस इश्यू करोगे वो सारी आपको GSTR1 में डालनी है। GSTR1 मतलब होती है सेल की रिटर्न। तो यहाँ लिखा है द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इश्यूड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्रू द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म GSTR1।
इसके बाद अब हमारा न्यू इंसर्टेड रूल आता है, जो रूल 48 सब रूल 4, जो बात करता है कि सरकार ने कहा है कि हम अब कुछ ऐसी क्लास ऑफ पर्सन को नोटिफाई करेंगे जिस केस में अब उन्हें ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। सर किनको करना है वो सारी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसके रूल पढ़ लेते हैं। तो लिखा है द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन as may be notified by the government on the recommendation of the council। उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट की जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बिहाफ पर कुछ ऐसे लोगों को नोटिफाई करेंगे जिसको ई इनवॉइस बनानी पड़ेगी। यहाँ लिखा है आफ्टर ऑब्टेनिंग इन इनवॉइस रेफरेंस नंबर बाय अपलोडिंग इंफॉर्मेशन कंटेन देयरिन ऑन द कॉमन goods and service tax electronic portal in such manner and subject to such condition and restriction as may be specified in the notification। सरकार ने कहा है कि हम उसके लिए एक सेपरेट पोर्टल लाएंगे जहां आप गुड्स और सर्विस की जो भी बिल बनाओगे आप उस साइट से जाकर बना सकते हो। तो आप सभी को याद रखना है कि सरकार ने कहा है कि हम जीएसटी काउंसिल की मदद लेके कुछ ऐसे लोगों को नोटिफाई करेंगे जिनको अब अपना जो भी बिल बनाना है वो सब ई इनवॉइस की साइट पर जाकर बनाना है और वहां से उनको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो हर इनवॉइस का अलग होगा। अब आता है रूल 48 सब रूल 5, जिसमें लिखा है कि अगर आप इनवॉइस नहीं बनाते हो, मतलब अगर आप लोग ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हो तो जो आपने बिल बनाया है उस बिल की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो लिखा है एवरी इनवॉइस इशू बाय अ पर्सन टू होम सब रूल 4 अप्लाई in any manner other than manner specified in the said sub rule shall not be treated as a invoice। सरकार ने कहा है कि अगर आप किसी को माल सेल करते हो और लेकिन उस केस में आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते तो उस बिल की कोई वैलिडिटी नहीं होगी या उस बिल की कोई मान्यता नहीं होगी। और इसके बाद रूल 48 सब रूल 6 के अंदर सरकार ने कहा है द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 and 2 shall not be applied to an invoice prepared in the manner specified in sub rule 4। सरकार ने कहा कि हम कुछ लोगों को इसकी रिलैक्सेशन देंगे कि उसे ई इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम क्लास ऑफ पर्सन की बात करें तो इसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन आई थी 88/2020 जिसके अंदर टर्नओवर को 500 करोड़ रुपए रखा गया था कि अगर मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो उस केस में मुझे ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। लेकिन बाद में इसको 500 करोड़ रुपए से कम करके 100 करोड़ रुपए कर दिया गया और सरकार ने कहा कि अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो उस केस में आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। और साथ साथ सरकार ने कहा कि जो रूल 54 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर और 4A के अंदर कोई क्लास ऑफ पर्सन आते हैं उसे ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। सर क्या क्या नाम है अभी आगे 2 मिनट में आपको बताता हूं। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आई, कौन सी नोटिफिकेशन 61/2020। इसके अंदर कहा कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हो तो भी आपको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो इनवॉइस आई जो सबके लिए एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई वो आई 8 मार्च 2021 को एक न्यू नोटिफिकेशन जिसके अंदर सरकार ने कहा है कि जो 100 करोड़ रुपीस का टर्नओवर था उसे अब 50 करोड़ रुपीस कर दिया गया। मतलब अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो उस केस में आपको ई इनवॉइस बनाना जरूरी हो जाएगा। अब सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं 3-4, आप उन क्वेश्चनों का सलूशन दे दीजिए। सर फॉर विच बिजनेस ई इनवॉइस एप्लीकेबल, सर किन किन लोगों पर एप्लीकेबल होगी। अभी तो सर आपने बताया कि जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा उसे ई इनवॉइस बनाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से नीचे तो मुझे ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। सरकार ने वहां जो वर्ड यूज किया है उसमें कहा है कि 1 जुलाई 2017 से अगर आपका किसी भी साल
आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ऊपर का है तो आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अब चाहे वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में हो, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में हो, और या फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो किसी भी प्रीवियस ईयर योर टर्नओवर इज एक्सीड 50 करोड़ देन जनरेट ई इनवॉइस। इसके बाद अब सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ई इनवॉइस क्या वॉलंटरी है? वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। क्या मैं बना सकता हूं? सर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए, क्या मैं ई इनवॉइस जनरेट कर सकता हूं? सरकार ने कहा नहीं। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से नीचे का है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। तो ये ई इनवॉइस वॉलंटरी नहीं है कि आपकी इच्छा हुई तो आपने बना लिया और आपकी इच्छा हुई तो आपने नहीं बनाया। सरकार ने इसे बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि आप ई इनवॉइस वॉलंटरी बेसिस पर नहीं बना सकते। इसके बाद अब सर किन किन लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है कि जिसे ई इनवॉइस नहीं बनाना, तो उसके लिए सरकार ने बताया था रूल 54 सब रूल 2, रूल 54 सब रूल 3, रूल 54 सब रूल 4, रूल 54 सब रूल 4A। इन लोगों को नोटिफाई किया है कि उन्हें इनवॉइस नहीं बनाना। सर इनमें कौन आते हैं? पहला आता है रूल 54 सब रूल 2 में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, ठीक है, या इंश्योरर कंपनी। इसके बाद अगर रूल 54 सब रूल 3 की बात करें तो इसमें GT आते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले आते हैं। रूल 54 सब रूल 4 में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले आते हैं, और रूल 54 और सब रूल 4A के अंदर मल्टीपल सिनेमा हॉल वाले आते हैं। तो इन लोगों को गवर्नमेंट ने साफ साफ मना किया है कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सर मेरा 4 क्वेश्चन आता है कि अ पर्सन हु इज लायबल फॉर ई इनवॉइस बट फेल्स टू डू द सम गिव रेगुलर इनवॉइस या फिर नॉर्मल इनवॉइस, व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस। इसने क्वेश्चन में लिखा है कि सर अगर मैं ई इनवॉइस जनरेट नहीं करता और मैं उसको रेगुलर इनवॉइस बनाकर देता हूं तो क्या सर वो वैलिड होगा? जैसे मैंने उसे नॉर्मल इनवॉइस दिया बट क्या इशू नहीं किया, ई इनवॉइस इशू नहीं किया, तो उस केस में आपके ऊपर रूल 48 सब रूल 5 नॉट फॉलो देन सेक्शन 122 एप्लीकेबल। और आपको पता होना चाहिए सेक्शन 122 बात करता है पेनल्टी की, और आपके ऊपर काफी ज्यादा पेनल्टी लग सकती है। तो इस केस में अगर आप कोई बिल बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि उसकी क्या तैयार हो जाए, ई इनवॉइस तैयार हो जाए। सर क्या इस केस में मुझे आईटीसी मिलेगा? सर मैंने किसी को सेल करी लेकिन ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो जो आपका क्लाइंट होगा वो आपका क्या नहीं ले सकता, आईटीसी नहीं ले सकता, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं कर सकता। इसके बाद कुछ बाजार के अंदर या मार्केट में ऐसी प्रॉब्लम चल रही कि इनवॉइस आने से हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो यहाँ पर लिखा है मिसकॉन्सेप्शन अबाउट ई इनवॉइस अंडर जीएसटी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लोगों के मन में ये आ रहा है कि अब मुझे जो सॉफ्टवेयर में यूज करता था उस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करके पोर्टल पे जाके बिल बनाना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको डायरेक्टली पोर्टल पर जाकर ईबे बिल नहीं बनाना। लोग ये सोच रहे हैं कि हमें पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है और फिर बिल बनाना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसी सॉफ्टवेयर की मदद से आपको जेसन फाइल बनानी है और सरकार को जाकर या सरकार के पोर्टल पे जाकर उसे अपलोड कर देना, और वहां से आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और वो अपने बिल पर लगा लेना। दैट्स इट, इतना काम करना है। और मेरी एक जरूरी बात है कि आप जो भी बिल बनाएं आप कोशिश करें उसे जेसन फाइल के फॉर्मेट में रखें, क्योंकि सरकार जो फाइल को एक्सेप्ट करती है वो कौन सा फॉर्मेट होता है, जेसन फाइल का फॉर्मेट होता है। तो आप ये बात को ध्यान में रखेंगे कि इनवॉइस बनाने के लिए आपको सारे बिल पोर्टल से नहीं बनाना। अकाउंटिंग आप अपने सॉफ्टवेयर में करो, काम अपने सॉफ्टवेयर में करो, लेकिन जब बिल बनाना हो तो वहां से जेसन फाइल बनाओ और सरकार के पास जाकर अपलोड कर दो। आप मैनुअल नहीं बनाओगे वहां जाके, और वो मैनुअल एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। इसके बाद सर अगर मैं B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस हूं या फिर B2C, सभी केस में बनानी, सरकार ने कहा नहीं, इनवॉइस B2B के केस में तो बनानी है, लेकिन अगर आप B2C के केस में बनाओगे तो आपको इनवॉइस नहीं बनानी। मतलब सर अगर मैं रिटेल काउंटर चलाता हूं, मेरे पास लोग आते माल खरीदने और ले जाते हैं लेकिन उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, तो उस केस में मुझे इनवॉइस जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है।
तो लिखा हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर तुम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को माल दे रहे हो तो उस केस में तो आपको इनवॉइस जनरेट करना है, लेकिन B2C के केस में आपको कोई इनवॉइस नहीं जनरेट करना। तो सर इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ एलिमिनेशन ऑफ फेक इनवॉइस। आज लोग फेक इनवॉइस बनाते हैं, ITC लेते हैं और सरकार को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके आने के बाद टैक्स की चोरी कम होगी, जो फेक इनवॉइस बाजार में चलती है वो बंद हो जाएगी, जिससे काफी ज्यादा सरकार को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा इसका फायदा होगा किसका? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में। जो आज सरकार कहती है कि आपके पोर्टल का बिल अगर नहीं दिखेगा तो हम आपको ITC नहीं देंगे, तो उस केस में सरकार ने सिंपल कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को माल बेचेगा तो वो ऑटोमेटिक इनवॉइस से अपना बिल बनाएगा, इनवॉइस से ऑटोमेटिक उसके GSTR 2A में आ जाएगा और वहां से उसका वो क्लेम ले लेगा। तो यहाँ पर सरकार ने लिखा है कि इनपुट टैक्स वेरिफिकेशन इशू खत्म हो जाएगा। किस केस में? B2B के। और साथ साथ जो पार्टी मुझसे माल खरीदेगी उसके GSTR 1 में भी शो हो जाएगा, और जो पार्टी मुझसे माल खरीद रही है उसके GSTR 2A में भी शो हो जाएगा। और साथ साथ इसमें क्या बन जाएगा? ई-वे बिल भी आप ई-कॉमर्स के पोर्टल से बना सकते हो, आपको सेपरेटली जाने की जरूरत नहीं है। तो ई-वे बिल कैन आल्सो बी जनरेटेड यूजिंग ई-इनवॉइस डाटा। इसके बाद आता है कि जब आप ई-इनवॉइस बनाओगे तो इनवॉइस में क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले आपको ई-इनवॉइस पोर्टल की फुल फॉर्म होती है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसको हम आगे IRP के नाम से जानेंगे। तो ई-इनवॉइस पोर्टल इज कॉल्ड इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो आपको IRP के नाम से जानना है। इसके बाद आता है जनरेट अ यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर। जो भी आप इनवॉइस बनाओगे सबका क्या होगा? एक यूनिक नंबर होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो डिजिटली साइन होगा, जिस पर QR कोड आएगा। ये मेल आपको रिसिपिएंट को भी मिलेगी और आपके सप्लायर को भी मिलेगी कि इस पार्टी ने आपको इनवॉइस बनाया। और आपका इनवॉइस बनने के 24 घंटे बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा कि लास्ट डे आपने कितने लाख का इनवॉइस जनरेट किया। तो इस तरीके से आप सारे इनवॉइस पॉइंट को कवर कर सकते हैं। आज के सेशन में मैंने आपके साथ ई इनवॉइस के मैक्सिमम पॉइंट जो थ्योरेटिकल आप लोगों को पता होने चाहिए वो सारे कवर किए। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।